हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 12 के 9 चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है। तो जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था हमारा वो था रोल ऑफ द कैपिटल मार्केट। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट और रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन द कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल को। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जैसे हमने देखा कि कैपिटल मार्केट का क्या क्या रोल है इकोनॉमी में, वैसे ही अगर कैपिटल मार्केट आया है तो कोई तो मैंने एज ऑलवेज मैंने हमेशा आपको बताया है कि अगर कोई भी चीज नहीं बनती है तो अगर उसका इम्पोर्टेंस होता है तो उसकी कुछ क्रिटिसिज्म भी होते हैं, उसमें कुछ नया भी एड ऑन होता है। ठीक है, तो वैसे हमने कैपिटल मार्केट का रोल देखा प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉब्लम्स इन दी ऑफ द कैपिटल मार्केट। सबसे पहला यहाँ पे ना फाइनेंशियल स्कैम बहुत बड़ा है। ठीक है, फाइनेंशियल स्कैम यहाँ पे देखा जाता है। सो इंक्रीज नंबर ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड होता है रिजल्टेड इन इनसेपरेबल लॉस ऑफ कैपिटल मार्केट। बिसाइड दिस has lead to public disrupt and loss the confidence among the individual investor। देखो क्या होता है, अगर हर कोई जो इन्वेस्टर है अगर वो फ्रॉड उसको उसका फ्रॉड हो जाएगा या स्कैम हो जाएगा तो एक काइंड ऑफ क्या हो जाता है, लोगों के बीच में एक थिंग को लेकर कैपिटल मार्केट को लेके डिसरप्ट सा हो जाता है, लाइक बिलीविंग चेंज हो जाती है टूवर्ड्स द थिंग। तो यहाँ पे भी फाइनेंशियल स्कैम जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा है इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्राइस मैनिपुलेशन। इसका मतलब क्या है, मतलब जो डेटा है उसके अलग बताना या फिर कुछ अलग तरीके से यहाँ पे भी इलीगल तरीके से प्रैक्टिस करना। ठीक है, so insider trading means buying and selling of goods and selling of securities by someone who has access of non-public information or unpublished information। सो व्हाट इट मीन फॉर अ पर्सनल बेनिफिट। यहाँ पर क्या होता है, जो बाइंग एंड सेलिंग करता है ट्रेडर, उसके पास लाइक एक काइंड ऑफ जो सिक्योरिटी होती है, तो वो पर्सन क्या कर सकता है पब्लिकली, मतलब नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन या जो अनपब्लिश इंफॉर्मेशन है वो भी क्या कर सकता है, वो एक्सेस कर सकता है फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट। सो प्राइस मैनिपुलेशन यहाँ पे होती है और प्राइस रैगिंग भी कह सकते हैं। और अदर हैंड मीन्स टू सिंपल रेज द प्राइस ऑफ शेयर थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर विद इन द इंडिविजुअल दमसेल्फ। जैसे अभी मैं इसको छोटे से शब्द में बताऊं तो अगर मैं ए पर्सन को अपना शेयर बेच रही हूँ, ठीक है, आई एम अ ट्रेडर, इनसाइडर ट्रेडर, तो इफ आई एम सेलिंग माई शेयर टू समवन ए, लाइक पर्सन इज ए, ठीक है, तो मैं उससे बोलूंगी कि 10,000 में हो रहा है। ओके, लेकिन बी पर्सन आया तो मैंने उसको देखा कि उसकी फाइनेंशियली थोड़ी सी अच्छी है, तो मैंने उसको वो 10,000 में उसको 20,000 का बता दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, पर्सनल गेन के लिए मैंने क्या किया, सच ए इलीगल प्रैक्टिस हैव आल्सो अफेक्टेड ऑफ स्मूथिंग कैपिटल मार्केट। अब समझ में आया सबको। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइस का मैनिपुलेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हो कि किसी को कुछ और बताया किसी को कुछ और बताया पर्सनल गेन के चक्कर में। ओके, इन एडिक्वेट डेप्थ इंफॉर्मेशन instrument, so debt instrument includes bonds, debentures, etc. So there is a not much trading in the debt and security due to narrow investor base, high cost of insurance assurance, lack of accessibility to small and medium enterprises। तो यहाँ पर जो है inadequate debt instrument हमेशा ही रहता है। क्यों? क्योंकि मतलब जो एक छोटा अगर साइड बताऊं मैं आपको, तो जो जिसकी लाइक कह सकते हैं कि जिसका सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा है वो तो अर्न कर रहा है ना, तो वो एक्सेस कर सकता है। बट जो स्मॉल और मीडियम टाइप ऑफ एंटरप्राइज है या कंपनी है, वो क्या करती है, उसको एक्सेस नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने मिलती है। इट इज नोन एज इनएडिक्वेट डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट आता है डिक्लाइनिंग इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। अब मतलब जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो कम होता जाता है। कैसे? रीजनल स्टॉक एक्सचेंज हैव witnessed a sharp decline in the volume of trade because of what? Investor prefers to trade security listed in a premier stock exchange like BSE, नेशनल स्टॉक। मतलब जो
हाई लेवल के हैं वहां पर जो इन्वेस्टर्स है वो उनको प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक काइंड ऑफ उनसे अश्योरेंस मिल जाती है, या कह सकते हो कि उनका स्टेज काफी बड़ा है, लाइक वो काफी वर्ल्ड फेमस है, तो उनके साथ लोग क्या करते हैं, डिक्लाइन मतलब ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, उनको प्रेफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी। सो अ मार्केट इज सेड टू बी informationally efficient if a market stock price incorporate all the available information into current price. So however the stock market in India lacks informational insufficiency compared to advanced countries. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्राइस का जो एक्चुअल स्टॉक का जो प्राइस है वो इनकॉर्पोरेटली इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहता है, या करंट प्राइस क्या है वो अवेलेबल रहता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे एक काइंड ऑफ मिसलीडिंग हो जाती है, या इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए अदर कंट्री को, तो उन कंट्री के पास एक प्रॉपर डेटा होता है, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब तो ये तो प्रॉब्लम्स थे, पहला था फाइनेंशियल स्कैम, लैक ऑफ इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी, डिक्लाइनिंग इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, inadequate depth instruments, and misleading, or you can say insider trading and manipulation of price. नेक्स्ट आता है रिफॉर्म्स। अब इसमें क्या क्या नया चीज एड ऑन हुआ, चलो देखते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी, दैट इज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1988, बट गिवन स्ट्रेटजी, मतलब इसको जब पावर मिली वो 1992 को, 1988 को ही स्टैब्लिश कर दिया गया था सेबी को, और जो इसको एक्चुअल पावर मिली वो कब मिली, 1992 को, टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स। अब ये क्या करती थी, इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट होता है उन्हें पहली बात तो प्रोटेक्ट करती है, दूसरा उनको डेवलप करती है, और उनके जो मतलब जो सिक्योरिटीज होती है उनको प्रमोट भी करती है और डेवलप भी करती है सिक्योरिटीज मार्केट में। फिर दूसरा पॉइंट नया ये ऐड किया गया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, द लीडिंग स्टॉक इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1990। जो हमने अभी देखा वो तो सेबी था, लेकिन एनएसई भी एस्टैब्लिश हुआ 1992 को, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फिर कंप्यूटराइज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग भी आ गई, जिससे क्या हो गया, मॉडर्नाइजेशन आ गया, यानी कि कहीं तक जो स्कैम है वो काफी हद तक कम हो गए बिकॉज ऑफ स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। फिर डीमैट अकाउंट भी ओपन हुआ 1996 को, फॉर व्हाट पर्पस, टू परचेज इजीली परचेज एंड सेल ऑफ शेयर बाय इन्वेस्टर थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मेथड। जैसे जो आजकल का जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो कहीं ना कहीं क्या है, वो ऑनलाइन बेसिस है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेथड से है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी इन्वेस्टर होगा तो वो इन्वेस्ट भी कर सकता है, और अपने सेल को, अपने स्टॉक को या अपने शेयर को बेच भी सकता है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ वन, इंक्रीज एक्सेस टू ग्लोबल फंड्स, यानी कि ग्लोबली इसे इंट्रोड्यूस किया गया बाय इंडियन कंपनीज वाज परमिटेड थ्रू अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो इसे वर्ल्ड वाइड जो है परमिट किया गया है, या वर्ल्ड वाइड फेमस इसे किया गया। नेक्स्ट सिक्स्थ वन, इन्वेस्टर फॉर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड्स, that is IEPF, was established in the year 2001 to promote what, investors awareness and protection the interest of the investors. तो 2001 में इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड आया, जिसने क्या किया, जो भी इन्वेस्टर्स थे उनको अवेयरनेस पहुंचाने का काम किया, और उनके जो इंटरेस्ट होती है उनको प्रोटेक्ट करने का काम किया। तो बेसिकली आज हमने दो टॉपिक देखा है, पहला देखा प्रॉब्लम्स ऑफ द कैपिटल मार्केट, और रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन द कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक महारिविजन की सीरीज भी स्टार्ट की है, आप उसे भी जाके विजिट कर सकते हो और प्रॉपर तरीके से अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे मतलब रिवीजन करना है, तो आप वहां पर जाके मेरी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, और मेरे चैनल को जितना हो सके उतना लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर इज केयर, और आपके सपोर्ट से मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी ज्यादा काम करूं, ठीक है।
सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड यस टेक केयर ऑल ऑफ यू। कोई डाउट कोई क्वेरी हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।